सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सूर्यदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के चलते कल हम लोगों ने पढ़ा था हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में सिद्धांत तो हमने कल बता ही दिया था, और आज इसके कुछ विशेषताएं भी बताते हैं, इनकी परिकल्पनाएं बताते हैं हाइगेंस की, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। जब किसी माध्यम में स्थित वही तरंगार्ग वाली पहली परिकल्पना भी है, ये तुम्हारी तरंगार्ग वाली, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। हाँ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा थोड़ी थोड़ी नहीं है। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है। माध्यम में यह प्रश्न जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो उसे क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। तरंगाग्र, दूसरा पॉइंट है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे कि नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। ये इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तथा ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना। कैसे बढ़ती हैं आगे? प्राथमिक तरंगों की चाल से बढ़ती हैं। तरंगों की चाल कितनी होती है? 3×10⁸। अब देखो, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन तरंगे यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्यावलोप का मतलब एक दूसरे के ऊपर परस्पर, जिसे बोलते हैं अध्यारोपण, सुपरपोजिशन जिसे को बोलते हैं। अध्यारोपण का मतलब क्या है? अध्यारोपण का मतलब जैसे कि एक साइकिल सवार साइकिल पे बैठता है, पहले वो धीरे धीरे चलता है, जब साइकिल के ऊपर बैठ के चलाता है बड़ी तेजी से, तो उसका जो है अन्यावलोप हो जाता है, वो एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पर रुक जाता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और फिर से वो क्या करता है? हटा देता है। जैसे कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जानते हो क्या होता है? मॉड्यूलेशन का मतलब होता है किसी मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के ऊपर रख देना। अब जैसे यहाँ से तुमको दिल्ली भेज दिया जाए पैदल, तो तुम रास्ते में खर्च हो जाओगे, कहा जाए रुको ना, कहा जाए तुमसे रुको ना, तुम्हें रुकना नहीं, दिल्ली जाना है, तो रास्ते में तुम खर्च हो जाओगे, हैं। और अगर तुम्हें किसी कैरियर के ऊपर रख दिया जाए, कैरियर का मतलब ले जाने वाला, है ना, जैसे किसी ट्रेन पे बिठा दिया जाए, फिर कहा जाए दिल्ली, तो तुम नहीं जा रहे हो, ट्रेन जा रही उसी पे तुम बैठे हो, तो तुम्हारा मॉड्यूलेशन हो गया। देखो, कभी पहले तुम लोगों ने सुना होगा, पहले हुआ करते थे मॉड्यूलेशन में 3 प्रकार के थे, एएम, पीएम और एफएम। एफएम नहीं, एफएम रेडियो, ठीक है, वो याद है। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पीएम का मतलब होता है पल्स मॉड्यूलेशन। एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये 3 होते थे, एएम, पीएम, एफएम। वो एएम पीएम दोपहर शाम वाला नहीं है, ये दूसरा है। देखो कभी कभी देखो, जब टीवी में क्या होता है, टीवी में जो होती हैं तरंगे आती है, उसमें क्या एफएम वाली तरंगे ये ऑडियो जनरेट करती हैं, और ये वाली जो तरंगे हैं वो तुम्हारी वीडियो को कैप्चर करती हैं। कभी कभी देखना वीडियो रुक जाता है, एफएम का मॉड्यूलेशन होता रहता है, तो जो वीडियो की सीन है वो रुक जाएगी, लेकिन आवाज आती रहती है, देखा है कभी? फिर वो जो कट कट के स्क्रीन आएगी तुम्हारी, मतलब कि कुछ छूट जाएगा चित्रार, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो वो जब मौसम खराब होता है, जब उसमें मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन नहीं हो पाता है। पहले एक मॉडम हुआ करता था, मॉडम, उसमें एक सिम लगता था और कंप्यूटर में लगा दो तो बिल्कुल जो है उसकी भांति काम करता था, राउटर की तरह। अब तुम लोगों के जमाने में है ये नहीं वो, है ना, अब तो सीधे वाईफाई आ गया है, तो वाईफाई के ज़माने में उसका काम ही नहीं रहा, नहीं उसमें सिम लगता था, कंप्यूटर में लगा दो उससे ऑन हो जाता था, इंटरनेट कनेक्शन हो जाता था उससे, ठीक है। और जैसे कि जीपीआरएस में, आज भी जो जीपीआरएस होते हैं उसमें सिम लगता है ना, वो ट्रैक करता रहता है कहाँ लोकेशन कैसे जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अन्वेषण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो अन्यावलोप उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। गोली हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, ये तरंगे तुम्हारी प्रदर्शित हो सकती हैं।
अगला पॉइंट है हाइगेंस की तरंग सिद्धांत की सफलताएं। लिखो जरा, हाइगेंस की तरंग सिद्धांत की सफलताएं। हाँ तो देखो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताओं में देखो, पहला इसकी सफलताएं क्या, पहले इसकी जो है क्या सफलताएं, इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। इनके इस नियम से प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, अभी इसका प्रूविंग करवाएंगे। इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण की भी व्याख्या की जा सकती है। हमने कल बताया था प्रकाश का एक नेचर होता है व्यतिकरण। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हाइगेंस की तरंग सिद्धांत की विफलताएं क्या है, मतलब असफलताएं क्या है बहन। पहला, इसमें प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना गया, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, दूसरा, माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग में काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को सही नहीं माना। ठीक, तीसरा पॉइंट था, इस सिद्धांत से प्रकाश व विद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रकाश व विद्युत प्रभाव क्या होता था बताओ, हमने कल बताया था। जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, आगे ना बात समझ में। तो अब अगली हेडिंग रहेगी, प्रकाश की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हाँ तो ये है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। सुनो, मानते हैं भवानी, मानते हैं जेड कामा जेड डैश, ये जेड कामा जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक बोले तो कांच का पृष्ठ है, मतलब जैसे कि या चिकनी सतह है जिसमें प्रकाश के परावर्तन की घटना हो सके, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे बेटे कि इससे तरंगाग्र एक चलता है ए भी। ऐसे तरंगार क्या, दो तरंगों की जो है दो रेखाएं समांतर ऐसे चल रही। ठीक है, चलने देना, ऐसे तिरछा चलने दो। तो इसको हमने इस वाले को ए माना बहन, ये रे शनिचरों, देखो इधर बेटे, इसको ए माना, इसको बहन बी माना हमने। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल, देखो रुको जरा, ए बी, ऐसे ए बी या नाम रखो, अपन नाम रख लो, है ना, अपना नाम रख लो। देखो एक ये तरंग और एक ये तरंग जैसे इसे जा रही, तो सबसे पहले नीचे कौन टच करेगी, नीचे वाली, ये टच करेगी। जब ये यहाँ नीचे टच हुई तब बी वाली जो किरण थी वो यहाँ पर थी, बिंदु बी पर। ठीक है, जितनी देर में ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होकर इधर गई, उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक आई, बी से ए डैश तक आई। यही बातें लिखी हुई है तुम्हारी उसमें। ठीक है, बी डैश से कहां पर आई, मान लेते हैं कि तरंग की चाल कितनी v, तो समय t में चली गई दूरी b से a डैश तक चली गई दूरी, b से a डैश तक चली गई दूरी शनिचरों क्या होगी, बी ए बराबर तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी तरंग की, v है, समय कितना लगा t, कहां से, b से a डैश तक। ठीक है, तो b से a डैश तक वो जो चली गई दूरी है वो कितनी आ गई बेटी, vt। अब बहन सुनो, यहां से b से a डैश प्रकाल की नोक यहाँ रखते हैं, पेंसिल की नोक फंसा के प्रकाल में यहाँ रखते हैं और उतनी दूरी ले लेते हैं, और यहाँ पर वही प्रकाल की नोक रखेंगे, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, प्रकाल की नोक ए डैश पे रखेंगे और चाप मारेंगे इधर बी वाले पर। तो हमें ये पता चल जाए कि ये दूरी और ये दूरी फिर कितनी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ये चाप लगा हुआ है, चाप किसे कहते हैं, अच्छा बताओ जरा, चाप किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश से जो लगाई जाती है उसे चाप कहते हैं। किसी वृत्त की परिधि के खंड को चाप कहते हैं। अगर हम लोग इसको इसे पूरा घुमा दे तो ये ग्वाला बन जाएगी ना, है ना, वृत्त बन जाएगा। तो किसी वृत्त की परिधि के खंड को क्या कहते हैं, चाप। तो बेटा देखो सुनो,
जितनी बी ए डैश दूरी है, बी ए डैश दूरी है, कौन, बी ए डैश, उतनी ही दूरी ए बी डैश हो गई। बी ए डैश बराबर किसकी हो गई, ए बी डैश, और ये किसकी हो गई, वी टी के। वी क्या है, तरंग की चाल, टी क्या है, समय। इतनी बात आई समझ में। अब देखो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में देखो ये त्रिभुज बनना है, ए बी ए डैश बनना है ना बेटे, ये बनना है कौन, ए डैश बी डैश ए, ये दो त्रिभुज बने समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, किसमें, ए बी ए डैश में, तथा ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश से साइन थीटा बराबर साइन आई बराबर, ये आई है ये आर है, तो साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो शनिचरों लंब कितना है इसमें, ए, देखो लंब ये त्रिभुज है ना, ये आधार है ये वाला, इसका ये आधार है, तो ये बड़ी भुजा हो गई ना, ये कर्ण, ये बड़ी भुजा हो गई, और इस वाले भी त्रिभुज का ये आधार है, ये तुम्हारा लंब, और ये बड़ी भुजा कर्ण हो गई। इस दोनों त्रिभुजों में जो कर्ण है, ये जो कर्ण है ना, वो कैसा है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ बोले तो दोनों में है। सुनो, ए बी ए डैश, ठीक, ये तुम्हारा क्या है, त्रिभुज का आधार, ये क्या है, त्रिभुज का लंब, और ये क्या है बेटे, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा यही है। दूसरा, अब देखो दूसरा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में कौन कौन सा, ये तुम्हारा आधार है कौन, ए डैश बी डैश, लंब कौन है, ए बी डैश, और ये कर्ण क्या है तुम्हारा, ए डैश। इतनी बात आ गई समझ में। तो बेटे ये तुम्हारा कर्ण है, तो इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना होगा, ए या बी ए डैश, बी ए डैश, और कर्ण कितना होगा, ए डैश। आगे बात समझ में। दूसरे वाले में देखो साइन आर वाले में, इस वाले में देखो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, ए बी डैश। आगे बात समझ में, और कर्ण कितना है, ए, आई बात समझ में। तो देखो अगर इनको स्नेल के नियम से साइन आई अपान साइन आर कर दें हम लोग, साइन आई अपान साइन आर कर दें, तो साइन आई वाले को ऊपर रखो, एक आर वाले नीचे रखो, बाद में जाके मान पलटा जाओ, तो ये देखो ये दोनों कट गए, कटक कटक कट गया ना। ए देखो ये बी ए डैश बचा और ए बी डैश। बी ए डैश का मान क्या निकाला, बी ए डैश या ए बी डैश का मान कितना भी निकाला था, वी टी। तो बेटे इसमें वी टी लिख दिया, इसका भी बराबर मान वी टी लिख दिया, ऊपर नीचे कट गया, एक बचा कि नहीं बचा। अब ये क्या बचा तुम्हारा, साइन आई अपान साइन आर बराबर, ये क्या होगा, एक इसका इधर गुड़िया तो तिरछा, क्या हो जाएगा ये, साइन आई बराबर साइन आर। भैया साइन से साइन खत्म, क्या बचा, आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। आगे बात समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं, यही परावर्तन का द्वितीय नियम भी है, ये परावर्तन का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। एक और है भी दूसरा वाला जो कल करेंगे हम लोग, ठीक है, वो अपवर्तन का नियम इससे सिद्ध करेंगे, और ये छूटता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा सबसे ज्यादा यही आता है, दूसरा आ जाता है। ये दो डेरिवेशन तुमको बता रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक, अगर ये हाइगन्स से कुछ आया तो या तो हाइगन्स के तरंग सिद्धांत आते हैं, या फिर ये जो ये डेरिवेशन एक दूसरे अपवर्तन वाला डेरिवेशन, ठीक है, दोनों में से कोई एक आ जाता है, और ये हाइगन्स के नियम है। बस यही इस चैप्टर से देखो, टॉपिक को खंड बाई खंड उठाओ, जैसे हमने ये बताया कि ये टॉपिक पढ़ना, तो उससे जो इम्पोर्टेंट है वो उसको तुम देखते रहो, इससे न्यूमेरिकल कोई बनेगा नहीं। तो सभी को राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में।